नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। ये डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन के लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है कि हिमालय को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। ये प्रश्न 2016 में पूछा गया था। अथवा भारत को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है, सविस्तार वर्णन कीजिए। ये 2022 में प्रश्न पूछा गया था। तो हम लोग पहले हेडिंग डालेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप का विभाजन। तो भारतीय उपमहाद्वीप को 4 भौतिक वर्गों में बांटा गया है। पहला है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। तो यह भारत का सबसे ऊपरी भाग है। इसे निम्नलिखित शीर्षकों के साथ समझा जा सकता है। और इसे हेडिंग डालेंगे हम लोग, हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय 3 समांतर पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में है, जो कि पश्चिम में सिंधु गाज से पूर्व में ब्रह्मपुत्र गाज तक विस्तृत है और कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय पर्वत श्रृंखला 300 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है और पूर्व में इसकी चौड़ाई जो है 150 किलोमीटर तथा पश्चिम में 500 किलोमीटर तक फैली है। यह विश्व का नया मोड़दार पर्वत है जो मुख्य रूप से पर्वतदार शैलों से बना है। इसका निर्माण टर्शियरी काल में हुआ था। यह पर्वत श्रेणी पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर के पूर्व में नामचाबरवा तक फैली है। इन 2 स्थलों पर तीखे मोड़ पाए जाते हैं। दूसरी हेडिंग है हमारी, बृहद हिमालय अथवा आंतरिक हिमालय। तो यह हिमालय पर्वत की सर्वाधिक ऊंची पर्वत श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई जो है 6000 मीटर तथा औसत चौड़ाई है 25 किलोमीटर। विश्व की अधिकांश ऊंची पर्वत चोटियां इसी श्रेणी में पाई जाती हैं। प्रमुख चोटियां कुछ निम्नलिखित इस प्रकार से हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगला हेडिंग है लघु अथवा मध्य हिमालय। तो यह बृहद हिमालय के दक्षिण में लगभग इसके समानांतर पूर्व पश्चिम दिशा तक विस्तृत है। इसकी लंबाई 3700 से 4500 मीटर तथा औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर है। हिमालय के इस भाग में प्रवेश श्रेणियों की पीर पंजाल, नागटिम्बा, महाभारत तथा मैसूरी प्रमुख हैं। बृहद लघु हिमालय के मध्य विस्तृत घाटियां हैं, जिनमें कश्मीर घाटी तथा नेपाल में काठमांडू घाटी प्रसिद्ध है। इस श्रेणी में पीर पंजाल एवं बनिहाल 2 प्रमुख दर्रे हैं। भारत के अधिकांश पर्यटक तथा स्वास्थ्य वर्धक स्थल जैसे कि शिमला, मसूरी, डलहौजी, रानीखेत, अल्मोड़ा, नैनीताल, दार्जिलिंग इत्यादि लघु हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर स्थित है। इस भाग में कोणधारी वन मिलते हैं इत्यादि लघु हिमालय के, मैंने तो बताया है इसको। और ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान भी पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग, सोनमर्ग या गुलमर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल कहते हैं। बृहद एवं लघु हिमालय के मध्य मुख्य सीमांत दर्रा पाई जाती है, जो पंजाब से असम तक विस्तृत है। इसमें उल्टे भ्रंश एवं मोड़ पाए जाते हैं। और अगला हेडिंग जो है बाह्य हिमालय अथवा शिवालिक श्रेणी। तो यह श्रेणी हिमालय के दक्षिण में इसके समानांतर पूर्व पश्चिम दिशा में फैली है। इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर है और औसत चौड़ाई है 10 से 50 किलोमीटर। यह हिमालय पर्वत श्रृंखला की दक्षिणतम श्रेणी है। शिवालिक श्रेणी की जम्मू में पहाड़ियों एवं अरुणाचल प्रदेश में डफला, मिरी, अबोर एवं मिसमी पहाड़ियों के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। यह हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है, जिसका निर्माण मध्य मायोसीन से निम्न प्लेसोटोसीन काल तक माना जाता है। यह श्रेणी भी अपने उत्तर में मध्य या लघु हिमालय से सीमांत दर्रा द्वारा अलग होता है।
लघु एवं बाह्य हिमालय के मध्य में जो विस्तृत घाटियाँ पाई जाती है उन्हें पश्चिम में दून एवं पूर्व में द्वार कहते हैं। जैसे कि देहरादून, कोथरी दून तथा पलटी दून और हरिद्वार इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अगला हेडिंग है कुमाऊं हिमालय, जो कि उत्तराखंड में पाया जाता है कि कुमाऊं हिमालय सतलज तथा काली नदी के मध्य 320 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में विस्तृत है। यह पंजाब हिमालय की तुलना में अधिक ऊंचा है। गंगा तथा यमुना नदियों का उद्गम इसी हिमालय से होता है। यह उत्तराखंड राज्य में फैला हुआ है। जैसे कि नंदा देवी कुमाऊं हिमालय का सर्वोच्च शिखर है। क्या है? जो नंदा देवी कुमाऊं का हिमालय का सर्वोच्च शिखर है। नैनीताल के निकट नैनीताल, भीमताल एवं सात ताल झीलें स्थित है। नीति दर्रों द्वारा यह भाग तिब्बत के निकट है। अगला हेडिंग है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय काली नदी में तिस्ता नदी तक लगभग 800 किलोमीटर का लंबाई में विस्तृत क्षेत्र है। इसका अधिकांश भाग नेपाल में स्थित है, इसीलिए इसे नेपाल हिमालय कहा जाता है। हिमालय का यह भाग सबसे अधिक ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलतगिरी, मकालू तथा अन्नपूर्णा जैसी प्रसिद्ध चोटियां इसी भाग में स्थित हैं और काठमांडू की घाटी भी इसी घाटी में स्थित है। अगला असम हिमालय। तिस्ता नदी से लेकर हिंदांग, जिसे हम सांगपो ब्रह्मपुत्र तक मानते हैं, जो कि 720 किलोमीटर लंबाई में असम हिमालय क्षेत्र तक फैला हुआ है। इस भाग की प्रमुख पर्वत चोटियाँ कुलारकांडी, कांगड़ी तथा चुमलगहारी, काबरू, जांग सांगला और पोहगुनी आदि हैं। अगला है पूर्वांचल या पूर्व पहाड़ियाँ। पूर्व दिशा में दिहांग गाज के आगे हिमालय पर्वत की श्रेणियाँ दक्षिण की ओर से मुड़ जाती हैं। यह पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, उत्तरी असम और भारत तथा म्यांमार की सीमा तक फैली हुई है। इसमें पटकोई, भूम, खासी, गालो, लुसाई, मिजो, जैंतिया और नागा प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों की चोटियाँ 500 से 3000 मीटर ऊंची है। ये पहाड़ियाँ अधिकांश जगहों पर समांतर हैं और घने वनों से ढकी हुई है। हिमालय के प्रमुख दर्रे। हिमालय पर्वत श्रेणी के आर पार आने जाने हेतु इसमें अनेक दर्रे विद्यमान हैं। हिमालय के अधिकांश दर्रों की औसत ऊंचाई 4800 से 5500 मीटर होती है और बुजिल दर्रा जो है कि जम्मू कश्मीर क्षेत्र में स्थित है, यह 3750 मीटर ऊंचा है। जोजिला और मध्य एशिया का मार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरता है। जोजिला दर्रा भी जम्मू एवं कश्मीर में है। यह 3445 मीटर ऊंचा है। श्रीनगर से लेह का मार्ग इसी दर्रे से होकर जाता है। यहाँ से काकाकोरम दर्रे में होकर यारकंद को मार्ग जाता है। सिपकिला दर्रा हिमालय प्रदेश में है। शिमला से गारटोक यानी कि तिब्बत जाने का मार्ग सिपकिला दर्रे से होकर जाता है। लिपुलेख, थांगला एवं नीति दर्रे उत्तराखंड में हैं। इन दर्रों से होकर भारतीय यात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वत के दर्शन करने जाते हैं। नाथुला एवं जेलेपला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम की चुम्बी घाटी में जेलेपला दर्रे से होकर पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग से तिब्बत की राजधानी लहासा तक सड़क मार्ग जाता है। पश्चिमी हिमालय पर्वत श्रेणियां में भी कई प्रसिद्ध दर्रे स्थित हैं। इसमें खैबर, बोलन, मकरान, गोमल, टोची, कुर्रम आदि महत्वपूर्ण हैं। ये समस्त दर्रे वर्तमान में पाकिस्तान में हैं। इसमें खैबर जो है 1027 मीटर तथा बोलन दर्रा 1790 मीटर ऊंचा है। अगला हेडिंग है ट्रांस हिमालय श्रेणी।
यह महान हिमालय के ऊपर उत्तर में एवं तिब्बत के दक्षिण में स्थित है। इसमें लद्दाख, जास्कर, कैलाश और काकाकोरम पर्वत श्रेणी शामिल है। काकाकोरम पर्वत को उच्च एशिया की रीढ़ कहते हैं। यह श्रेणी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों तथा उत्तर की ओर भूमि से घिरी हुई झीलों में गिरने वाली नदियों के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। अगला हेडिंग है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। हिमालय पर्वत एवं दक्षिण प्रायद्वीप पठार के मध्य सिंधु गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों की निक्षेप क्रिया द्वारा निर्मित एक विशाल मैदान स्थित है, जिसे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाता है। भारत के उत्तरी भाग में स्थित होने के कारण इसे उत्तरी भारत का मैदान भी कहते हैं। गंगा और सिंधु नदियों के मुहाने के मध्य पूर्व पश्चिम दिशा में इसकी लगभग लंबाई जो है 3200 किलोमीटर तथा चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है। असम में यह मैदान सकरा है एवं यहाँ इसकी चौड़ाई केवल 90 मीटर से 100 मीटर तक है। यह मैदान पूरब से पश्चिम की ओर चौड़ा होता जाता है। राजमहल की पहाड़ियों के पास इसकी चौड़ाई 160 किलोमीटर है, जो बढ़कर इलाहाबाद के निकट 280 किलोमीटर हो जाती है। इस मैदानी भाग में नदियों द्वारा तलछट के लगातार निक्षेपण से जलोढ़ की बहुत ही मोटी परत जम गई है। अधिकांश भाग पर जलोढ़ की मोटाई 2000 मीटर तक हो गया है। इस मैदान में निर्माण में हिमालय से निकलने वाली नदियों का योगदान सबसे अधिक है। उच्चावच की दृष्टि से इस मैदान का भाग वितरण इस प्रकार से है, जैसे कि भाबर प्रदेश। यह प्रदेश शिवालिक के गिरिपाद प्रदेश में सिंधु घाटी नदी से तिस्ता नदी तक पाया जाता है। इसमें शिवालिक का जलोढ़ पंख भी कहते हैं। यह प्रदेश 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी वाली सकरी पट्टी के रूप में स्थित है। गिरिपाद पर स्थित होने के कारण इस क्षेत्र में नदियां बड़ी मात्रा में पत्थर, कंकड़, बंजर आदि लाकर जमा कर देती हैं, जिससे पारगम्य चट्टानों का निर्माण होता है। अतः इस क्षेत्र में पहुंचकर अनेक छोटी छोटी नदियां भूमिगत होकर अदृश्य हो जाती हैं। यह प्रदेश कृषि हेतु अधिक उपयोगी नहीं है। दूसरा हेडिंग है तराई प्रदेश। यह भावर के दक्षिण में वह मैदानी भाग होता है जहां भावर की लुप्त नदियां फिर से भूमि का प्रवाही हुई दिखाई देने लगती हैं। इसे ही तराई प्रदेश कहते हैं। नदियों द्वारा निक्षेप जलोढ़ के कहर भावर प्रदेश की तुलना में यहाँ अपेक्षाकृत महीन होते हैं। इसके फलस्वरूप तराई प्रदेश में दलदल की अधिकता होती है। अपेक्षक इसकी चौड़ाई जो होती है 20 से 30 किलोमीटर होती है। दलदल एवं नमी की अधिकता के कारण तराई प्रदेश में घने वन तथा विविध प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। इस प्रदेश में मलेरिया का प्रकोप अधिक होता है। उत्तरी भारत के अधिकांश राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य तराई प्रदेश में ही हैं। तीसरा है बांगर प्रदेश। बांगर प्रदेश मैदान का वह ऊंचा भाग होता है जहां नदियों की बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता। यहाँ पुरानी जलोढ़ मिट्टी द्वारा बना होता है। इसमें कंकड़ के रूप में चूना युक्त संग्रंथनों की अधिकता होती है। यह प्रदेश कृषि हेतु अधिक उपयोगी नहीं है। बांगर प्रदेश में कहीं कहीं अपरदन के कारण ऊपरी मुलायम मिट्टी हट जाती है एवं कंकरीली मिट्टी उभर हो गई है, जिसे हम भूट के नाम से जानते हैं। पंजाब के मैदान में बांगल को धाया कहा जाता है। अगला है चौथा हेडिंग खादर प्रदेश। तो खादर प्रदेश वह नीचा भाग है जहां नदियों का बाढ़ का जल प्रतिवर्ष पहुंचता है। बाढ़ के जल के साथ नई मिट्टी भी इस क्षेत्र में बिछती रहती है। अतः खादर प्रदेश का निर्माण नवीन जलोढ़ मिट्टी द्वारा होता है। खादर प्रदेश अत्यधिक उपजाऊ होते हैं और यहाँ गहन खेती की जाती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में
नदियों के साथ साथ विस्तृत नवीनतर जलोढ़ को वाली बाढ़ के मैदान की निम्न भूमि को खादर तथा पंजाब में बेट कहते हैं। विशाल मैदान में यत्र तत्र गर्त है। घटना के निकट की गर्त को जल्ला और मोकमा के निकट के गर्त को टाल कहते हैं। एक बार इसको दोबारा पढ़ते हैं, देखिए कि घटना के निकट की गर्त को जल्ला कहते हैं और मोकामा के निकट के गर्त को टाल कहते हैं। पांचवा है शंकु तथा अंतः शंकु प्रदेश है। इस विशाल मैदान में नदियों के निक्षेपण के फलस्वरूप जलोढ़ पंख अथवा शंकु तथा अंतः शंकुओं का निर्माण हुआ है। हिमालय की घाघरा नदी को छोड़कर बाकी समस्त नदियों में जलोढ़ शंकुओं का निर्माण होता है। इस शंकुओं का आधार दक्षिण में मैदान की तरफ तथा शीर्ष पहाड़ियों से नदी के विकास बिंदु की तरफ होता है। इसका तल उत्तल होता है और अंतः शंकुओं का आकार इसके ठीक विपरीत होता है और इसके किनारे अवतल होते हैं। निक्षेप के विस्तार के साथ साथ शंकु तथा अंतः शंकुओं के कुछ स्थानों पर आपस में मिलने से शंकुपाद मैदानों का निर्माण हुआ है। हिमालय की अधिकांश श्रेणियों ने सामान्य शंकु बनाए हैं, जबकि व्यास, रावी एवं महानंदा तिस्ता नदियों के मिश्रित शंकुओं का निर्माण किया है। उत्तरी बिहार में गंडक तथा कोसी तथा झारखंड में महानंद और तिस्ता नदियों ने बड़े पैमाने पर शंकुओं का निर्माण किया है। ये शंकु एक दूसरे से अंतः शंकुओं द्वारा विभाजित करते हैं। डेल्टा क्या है? तो डेल्टा है गंगा तथा सिंधु नदियों के डेल्टा इसी मैदानी भाग में दो महत्वपूर्ण संरचनात्मक अंग हैं। गंगा का डेल्टा राजमहल की पहाड़ियों से सुंदरवन के किनारे तक 430 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई 480 किलोमीटर है। गंगा के डेल्टा के तलछट के निक्षेप की मात्रा अधिक एवं अधिकाधिक गहराई तक विद्यमान है। इस डेल्टा में निक्षेपित तलछट के कण बहुत ही बारीक हैं। सिंधु नदी का डेल्टा यद्यपि 960 किलोमीटर लंबा है, किंतु इसकी चौड़ाई 160 किलोमीटर है। सिंधु नदी के डेल्टा के तलछट के निक्षेप की मात्रा भी कम है और गहराई भी कम है। इस डेल्टा में निक्षेपित तलछट के कण भी अपेक्षाकृत मोटे हैं। तीसरी हेडिंग है मैदान, उत्तर के मैदान। तो सिंधु से लेकर असम तक विशाल मैदान के उच्चावच में महत्वपूर्ण प्रादेशिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। इन भिन्नताओं के आधार पर इस विशाल मैदान को निम्नलिखित भागों में बांटा है। सिंधु का मैदान। सिंधु नदी के पश्चिम में यह मैदान मुख्यतः बांगर से निर्मित है, जबकि पृथ्वी भाग पूर्णतः डेल्टाई है, जहां जलोढ़ बालू एवं मृत्तिका के निक्षेप से बने धरातल पर लंबे एवं सकरे गर्त हैं, जिन्हें हम ध्रोस कहते हैं। इस मैदानी भाग में कहानी पर क्षारीय झीलें नहीं मिलती हैं, जिन्हें हम ढांड कहते हैं। इस मैदान का अधिकांश भाग पाकिस्तान में है। दूसरी हेडिंग है उत्तर भारत के मैदान में कि पंजाब एवं हरियाणा का मैदान। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम नामक 5 नदियों द्वारा निर्मित मैदान को पंजाब का मैदान कहते हैं। यह दोआब से निर्मित मैदान है। 2 नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। इस मैदान के 5 दोआब निम्नलिखित हैं। पहला है ब्यास एवं सतलज नदी के मध्य का विस्तृत जालंधर दोआब। दूसरा है ब्यास एवं रावी नदी के मध्य का बारी दोआब। तीसरा है रावी एवं चिनाब नदी के मध्य का रचना जो है दोआब। चौथा है चिनाब एवं झेलम नदी के मध्य का चाज दोआब। और पांचवा है झेलम, चिलाब एवं सिंध नदियों के मध्य का सिंध सागर दोआब है। पंजाब की नदियों ने अपने निक्षेपण द्वारा इस मैदानी भाग में धाया, बेट और जौ आदि भू आकृति लक्षणों का निर्माण किया है, जो होशियारपुर
जिले से सबसे अधिक देखने को मिलते हैं। सतलज तथा यमुना नदी के मध्य का भाग भी पंजाब के मैदान में ही शामिल किया जाता है। घाघरा तथा यमुना नदी के मध्य का मैदानी भाग हरियाणा में आता है। यह भाग सतलज तथा यमुना नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। तीसरी हेडिंग है गंगा का मैदान। गंगा का मैदान उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में विस्तृत है। इस मैदान का डेल्टाई भाग पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश में विस्तृत है। यह मैदान हिमालय से निकलने वाली गंगा एवं इसकी सहायक नदियां यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक तथा कोसी की निक्षेपण क्रिया द्वारा निर्मित हुआ है। दक्षिणी पठार से निकलने वाली चंबल, बेतवा, केन तथा सोन नदियों से भी इस मैदान के निर्माण में अपना योगदान है। इस संपूर्ण मैदान का सामान्य ढाल पूरब एवं दक्षिण पूरब की ओर है। गंगा यमुना दोआब तक निश्चित भौगोलिक इकाई है। यह अत्यधिक उपजाऊ है। यहाँ धरातलीय जलोढ़ की मोटाई 1000 से 2000 मीटर है। इसका सामान्य ढाल दक्षिण की ओर है। यह पुराने बांगर जलोढ़ से चौपाट उच्च भूमियों का निर्माण भी हुआ है। ये उच्च भूमियाँ आसपास के क्षेत्र से 15 से 30 मीटर ऊंचा है और स्थानीय भाषा में खोलांश कहलाती हैं। ऊपरी गंगा दोआब में कहीं कहीं वास्तविक भूर भी मिलते हैं। इसमें भूर नामक विशेष प्रकार की मिट्टी का निर्माण हुआ है। बिहार में इस मैदानी भाग में उत्तर एवं दक्षिण से आने वाली अनेक नदियों ने पंखनुमा शंकुओं का निर्माण किया है। मध्यवर्ती गंगा के मैदान को गोखद झीलों की बहुतायत है। चौथी हेडिंग है कि ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान असम में धुबरी से सदिया तक 640 किलोमीटर लंबाई तथा 90 से 100 किलोमीटर की चौड़ाई में ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान विस्तृत है। यह संपूर्ण मैदान ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ से निर्मित है। नदी के कटाव एवं मानवीय हस्तक्षेप के कारण वर्तमान समय के इस प्रायद्वीप का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। चौथी हेडिंग प्रायद्वीपीय पठार। भारत का प्रायद्वीपीय पठार प्रदेश एक अनियमित त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है। इसका आधार दिल्ली तथा राजमहल पहाड़ियों के बीच में उत्तरी मैदान की दक्षिणी सीमा तथा शीर्ष कन्याकुमारी तक है। यह पठार भारत का प्राचीनतम भूभाग है, जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। यह पठारी भाग 3 ओर से पर्वतों से घिरा हुआ है। इसके उत्तर में अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ और पश्चिम घाट तथा पूरब घाट स्थित है। उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर तथा पूरब से पश्चिम की ओर इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। नर्मदा तथा ताप्ती नदियों की घाटियों ने इस पठारी क्षेत्र को 2 असमान भागों में बांट दिया है। उत्तरी भाग को मालवा का पठार तथा दक्षिणी भाग को दक्षिणी मुख्य पठार अथवा दक्कन ट्रेप कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत है अरावली की पहाड़ियाँ। अरावली की पहाड़ियाँ मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ये दक्षिण पश्चिम में गुजरात के चंपारण जिले से उत्तर पूर्व में दिल्ली तक 692 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है। इन पहाड़ियों की 80% लंबाई राजस्थान में है और यह विश्व का सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत है, जो दीर्घकालीन अपरदन के कारण अब अपशिष्ट पर्वत के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। राजस्थान में दक्षिण पश्चिम में सिरोही जिले में इस पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1722 मीटर है। यह आबू पर्वत पे स्थित है। दक्षिणी पश्चिमी से उत्तर पूर्व की ओर इस पर्वतमाला की ऊंचाई कम होती जाती है। दिल्ली के निकट इन पहाड़ियों की ऊंचाई बहुत ही कम है। मालवा का पठार, यह पठार नर्मदा और ताप्ती नदियों एवं विंध्याचल पर्वत के
उत्तर पश्चिम में त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत तथा उत्तर पूर्व में गंगा का मैदान स्थित है। यह ग्रेनाइट जैसी कठोर चट्टानों से बना हुआ है। इसकी ऊंचाई लगभग 800 मीटर है। इसका सामान्य ढाल उत्तर पूर्व दिशा में इस पठारी भाग की नदियों द्वारा उत्तर पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होकर यमुना नदी में मिल जाती हैं। इन नदियों के प्रवाह के कारण यह पठार कई स्थानों पर ऊबड़ खाबड़ बन गया है तथा बड़े बड़े बीहड़ बन गए हैं। इस पठारी भाग में चंबल नदी द्वारा निर्मित बीहड़ अत्यधिक तथा गहरे हैं। लावा निर्मित यह पठार काली मिट्टी का संप्राय मैदान है। तीसरी हेडिंग है इसमें कि दक्षिण का मुख्य पठार अथवा दक्कन का पठार। तो यह पठार वाली ताप्ती नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप में फैला हुआ है। उत्तर पश्चिम में सतपुड़ा तथा विंध्याचल और उत्तर में महादेव तथा मकालू, पूरब में पूर्वी घाट एवं पश्चिम में पश्चिमी घाट इसकी सीमाएं बनते हैं। यह पठार मुख्यतः लावा से बना हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है और दक्षिण में यह पठार 1000 मीटर ऊंचा हो जाता है। यह पठार लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसका ढाल जो है पश्चिम से पूरब की ओर है। महानदी गोदावरी, कृष्ण, कावेरी आदि नदियों ने इस पठारी प्रदेश में अपनी घाटियों को अत्यधिक गहरा कर दिया है और संपूर्ण पठार को अनेक छोटे छोटे पठारों में बांट दिया है, जैसे कि महाराष्ट्र का पठार, आंध्र प्रदेश का पठार और कर्नाटक का पठार, पूर्वी घाट। यह दक्षिण पठार के पूर्व किनारे पर स्थित है। उड़ीसा के उत्तरी पूर्वी भाग से शुरू होकर बंगाल की खाड़ी के तट पर समानांतर नीलगिरी की पहाड़ियों तक फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई उत्तर में 200 किलोमीटर एवं दक्षिण में 100 किलोमीटर की है और इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। यह पश्चिमी घाट से कम ऊंचा है। महानदी गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों से पूर्वी घाट को काटकर इसमें अपने मार्ग बना लिए हैं और इस कई भाग में विभक्त कर दिया है और संरचना की दृष्टि से उसमें एक रूपता नहीं पाई जाती है। इसको विभिन्न भागों में विभक्त नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि नल्ला मलाई, बेलीकोंडा, जावादी तथा सेवराय प्रमुख नाम है इसके। दक्षिण में यह नीलगिरी की पहाड़ियों के समीप पश्चिमी घाट से मिल जाता है और पूरब घाट से किसी बड़ी नदी का उद्गम नहीं हुआ है और यह बंगाल की खाड़ी से आने वाले दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों के लगभग समानांतर है। यह फलस्वरूप यह अधिक वर्षा में सहायक नहीं है। पश्चिमी घाट को देख लेते हैं हम लोग। यह दक्षिणी पठार की पश्चिमी सीमा बनाता है। इसमें सह्याद्री पर्वत भी कहा जाते हैं इसे। यह उत्तर में ताप्ती नदी की घाटी से दक्षिण में कन्याकुमारी तक 1500 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। इसकी जो चौड़ाई है उत्तर भाग में 50 किलोमीटर तथा दक्षिणी भाग में 80 किलोमीटर है और पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई जो है 900 से 1100 मीटर है और यह उत्तर में दक्षिण दिशा में एक दीवार के समान खड़ा है। इसे पार करना कठिन है। पश्चिमी घाट में उत्तर से दक्षिण की ओर विद्यमान दर्रे के नाम क्रमशः कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कि थाल घाट, भूर घाट, पाल घाट और सेनकोटा गेप है। इन दर्रों से विभिन्न रेल मार्ग गुजरते हैं, जैसे कि थाल घाट दर्रे से मुंबई कोलकाता रेल मार्ग है और भूर घाट से मुंबई चेन्नई रेल मार्ग है एवं पाल घाट दर्रे से होकर कोच्चि चेन्नई रेल मार्ग गुजरते हैं। पश्चिमी घाट के दक्षिण में नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी तथा इलायची की पहाड़ियाँ स्थित हैं। अन्नामलाई पहाड़ियाँ में स्थित अन्नामुड़ी शिखर दक्षिणी में भारत का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है। औसत समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 2695 है। नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित दोदा बेटा शिखर नीलगिरी का सबसे ऊंचा एवं दक्षिण भारत का दूसरा सबसे
ऊंचा पर्वत शिखर है। औसत समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। संरचना की दृष्टि से देखें तो पश्चिमी घाट एक संपूर्ण इकाई है। यह प्रायद्वीपीय पठार में प्रवाहित होने वाली अधिकांश बड़ी नदियों का स्रोत है। यह अरब सागर में आने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों के लगभग लंबवत दिशा में है। परिणाम स्वरूप इसकी जो उपस्थिति से पश्चिमी तटीय मैदान में भारी वर्षा होती है। तटीय मैदान पांचवा हमारा है तटीय मैदान। दक्षिणी पठार के पूर्व तथा पश्चिम में दो संकरे मैदान हैं, जिन्हें हम क्रमशः पश्चिमी तटीय मैदान तथा पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। तो इसका विवरण कुछ इस प्रकार से है। दक्षिणी तटीय मैदान, यह मैदान पश्चिमी घाट एवं अरब सागर के तट के बीच गुजरात से कन्याकुमारी के मध्य फैला हुआ है। गुजरात के कुछ भाग को छोड़कर यह सारा कोंकण तट मध्य मैदान सकरा है और इसकी जो औसत चौड़ाई है 64 किलोमीटर है। मुंबई से गोवा तक इस प्रदेश को कोंकण तट तथा मध्य भाग को कन्नड़ तथा दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं। कोंकण का मैदान 50 से 80 किलोमीटर चौड़ा है। इसके तट पर नदमुख अधिक पाए जाते हैं और मालाबार तट पर कई बालू के टीले तथा लैगून मिलते हैं। मालाबार तट पर स्थित कोचीन बंदरगाह लैगून पर स्थित है और पश्चिमी तट पर अधिक कटा-फटा है। इस कारण से इस तट पर बंदरगाहों की संख्या अधिक है। जैसे कि पश्चिम घाट पर्वत में 4 प्रमुख दर्रे हैं, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सिनकोट। और पूर्वी तटीय मैदान है। यह मैदान पूर्वी घाट एवं बंगाल की खाड़ी के उत्तर में गंगा के मुहाने से दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। तमिलनाडु में यह मैदान 100 से 120 किलोमीटर चौड़ा है और गोदावरी के डेल्टा के ऊपर उत्तर में यह तटीय मैदान फकरा तथा कहीं कहीं इसकी चौड़ाई 32 किलोमीटर से भी कम हो जाती है। यह मैदान महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टाओं द्वारा बने होते हैं के कारण अधिक उपजाऊ हैं। इसे महानदी एवं कृष्णा नदियों के मध्य उत्तरी सकरी का सरकार का तट तथा कृष्णा एवं कावेरी नदियों के बीच कोरोमंडल तट है। दोस्तों, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। वीडियो को लाइक करिए।